हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो साइंस 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर आए हुए हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर सीटेड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। जो किसी को अभी लग रहा है कि सीटेड की डेट पोस्टपोन होगी, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञप्ति में भी ऐसा नहीं आया है। तो seated.nic.in पे आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट के पेज पर जाके। तो सीटेट की डेट 5 जुलाई ही बताई जा रही है, उसमें जो दिखाई दे रहा है 5 जुलाई है। तो सीटेट 5 जुलाई को ही होना है, टाइम बहुत कम है। तो ये मान के चलिए अगर 25 के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि 5 जुलाई को है, तो 25 को क्लियर हो जाएगा सीटेट एग्जाम डेट। तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि पोस्टपोन डेट दिखाया जा रहा हो साइट पे, या कोरोना की वजह से डेट बढ़ी दिखाई दे रही हो। जितना है पहले की जो डेट थी 5 जुलाई वही है, निर्धारित है। और साइट पे आप seated.nic.in पे आप सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सीटेड चाहे जब हो, जब आप लॉकडाउन में घर बैठे हैं, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व कर लीजिए और फिर जो कमी रह गई है उसको सुधार लीजिए, तो आपका अच्छे से सीटेड क्रैक हो सके, आप 100 प्लस के ऊपर तो मार्क्स ला सके, तो 7 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो 120 प्लस भी आ जा रहे हैं आपके इस लॉकडाउन की वजह से घर बैठ के तैयारी पे, तो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। अगर सीटेट 5 जुलाई को होना है तो 5 जुलाई को होगा, तब भी आप अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर अगस्त तक जाएगी, डेट बढ़ती है, कुछ भी ऐसा होता है, तब भी आपके लिए ये घाटा नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट आपका है 6। प्रैक्टिस सेट आपका है 6। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 5 तक ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट की प्लेलिस्ट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्राइमरी लेवल प्लस जूनियर लेवल, उनको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। आपका नंबर प्राइमरी में बहुत अच्छा आएगा सीटेट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 साइंस। किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब सदैव? तो वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक, उल्टा और रंगीन और छोटा बनेगा। तो किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है तथा प्रतिबिंब का रंग बिंब के रंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए समूह है पुंकेसर के भाग, स्त्री केसर के भाग। तो जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही हैं, सही सही दर्शाए गए हैं, वह है। तो किस समूह में आपका स्त्री केसर और पुंकेसर के भाग सही दिखाए गए हैं? तो परागकोश तंतु पुंकेसर का भाग है, सही है। फिर इसमें अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका स्त्री केसर का भाग है, ये भी बात सही। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। परागकोश तंतु पुंकेसर के भाग है, स्त्री केसर के भाग अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका है। और जबकि देखिए पंखुड़ी आपका स्त्री केसर का है, तो इसमें तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र आपका स्त्री केसर का, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्तिका अंडाशय स्त्री केसर का, ये भी रॉन्ग। तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है,
यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें, जब आप किसी घास के पौधे को सावधानी से उखाड़ते हैं, उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करते हैं, मतलब उसका अवलोकन देखते हैं अच्छे से, तो आप क्या पाएंगे इसमें? रेशेदार जड़ें, उसमें रेशेदार, जब आप उखाड़ते हैं तो जड़ें क्या होती हैं? रेशेदार जड़ों में कन्वर्ट रहती हैं, तो रेशेदार जड़ें दिखेगा। और समांतर सिरा विन्यास, और क्या दिखेगा? समांतर सिरा विन्यास है। रेशेदार जड़ें हैं और समांतर सिरा विन्यास है। आप जब किसी घास के पौधे को उखाड़ते हैं तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास। फिर देखते हैं, अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। यदि किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो उसकी रेशेदार जड़ें तथा उसकी समांतर सिरा विन्यास प्रेक्षित होगा। घास एक बीजपत्री आवृत्ति बीजी पादप है जो ग्रैमिनी के अंतर्गत आते हैं। ग्रैमिनी कुल यानी फैमिली इसकी क्या है? ग्रैमिनी। और ये आवर्त बीजी एक बीजपत्री आवर्त बीजी पादप होता है। ये ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आता है। रेशेदार जड़ें अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ें तथा पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास एक बीज पत्रियों की चारित्रिक विशेषता होती है। जितनी भी एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनमें जो समांतर सिरा विन्यास है उनकी मुख्य विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपने आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम क्या है? तो अब इसका नाम क्या हो सकता है? कोई जंतु, एक जंतु का नाम बताना जो ये क्रिया करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का कठोर कवच है, उसको जंतु के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। मुख से आमाशय अपना बाहर निकालता है कवच को खोलने, और कवच जब खुलता है और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात, जितना भी कोमल पदार्थ होता है उसे खा लेता है, फिर आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है। तो जहां आहार धीरे धीरे पचता है, इस जंतु का नाम क्या है? स्टारफिश होगा। क्या होगा? स्टारफिश। जो कोमल पदार्थों को खा लेता है, कठोर पदार्थों को वापस फेंक देता है, वो क्या है? स्टारफिश यानी तारामीन है स्टारफिश। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टारफिश संघ इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। स्टारफिश किस संघ का है? किस किंगडम का है? इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इन जंतुओं के आमाशय को जठराग्नि, जठर निर्गमनी तथा जठर निर्गमी अधनाल या पाचक ग्रंथियों में विभक्त किया जा सकता है। स्टारफिश में किसी अन्य कठोर कवच युक्त जंतु के शिकार के समय भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठरागम तथा आमाशय को बाहर पलटने की अद्भुत क्षमता होती है। यह प्रक्रम शारीरिक पेशियों के संकुचन तथा प्रगुही तरल के दबाव द्वारा संपन्न किया जाता है। कोमल पदार्थ को खाने या पोषण के पश्चात आमाशय को 5 जोड़ी आकुंचन पेशियों द्वारा शरीर में वापस ले लिया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन है, इसका ऑप्शन क्या था? स्टारफिश। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो बहुत टाइम नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कराएंगे, डायरेक्ट उसका आंसर देंगे। तो 4 विकल्प ऑप्शन हम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि हम चारों विकल्प का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो हमें सिर्फ करेक्ट आंसर पे ही फोकस करना है, क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर, यानी सोल्यूशन के साथ जो क्वेश्चन पे आपका सॉल्व कराए जा रहे हैं 30 इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन एंड उसका एक्सप्लेनेशन। तो 125 का देखते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की
लंबाइयों का अनुपात है। क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात होगा। क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात 5:1 है, 5:1 है। कितना है? 5:1 है क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात। तो ये देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन इसका। एक वयस्क मनुष्य की क्षुद्रांत या छोटी आंत की लंबाई, क्षुद्रांत कहते हैं छोटी आंत को, तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और इसको फीट में देखें तो 22.5 फीट होती है, जबकि बृहदांत की लंबाई 1.5 मीटर, औसत 5 फीट होती है। आपको पता ही होगा कि जो छोटी आंत है वो बड़ी होती है, नाम है छोटा लेकिन लंबाई इसकी बड़ी होती है। बड़ी आंत की अपेक्षा बड़ी आंत क्या होती है? छोटी होती है लंबाई की दृष्टि से। तो बृहदांत यानी बड़ी आंत लंबाई 1.5 मीटर, औसत 5 फीट होती है। इस प्रकार बृहदांत तथा क्षुद्रांत की लंबाइयों का अनुपात 25:5, 25:5 कर दिया। 5 फीट ये हो गया, टोटल ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा? 5:1, 5:1 उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम का क्रमशः होगा। तो आपको फार्मूला टेम्परेचर का आना चाहिए, पूरा फार्मूला जिसमें आप केल्विन की वैल्यू निकाल सकें, रेमर की निकाल सकें, प्लस सेल्सियस प्लस फ़ारेनहाइट की। तो क्या होता है फार्मूला आपको टेम्परेचर का? C/5 = 5 - 32/9 = आपका क्या होता है? K - 273 233/5 = R/, देख लीजिए एक बार फिर से, इसका पूरा टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है? C/5 = F - 32/9 = इसी के आगे है पूरा इक्वल में K - 273/5 = R/4 र्यूमर में। तो आपका र्यूमर का कहेगा जितना पूछेगा बस उतना ही सॉल्व करना है। तो C/5 = F - 32/9 = K - 273/5 = R/4। ये पूरा टेम्परेचर का फार्मूला है। टेम्परेचर के फार्मूले पे आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम में और फ़ारेनहाइट मापक्रम में क्रमशः होता है। तो सेल्सियस में भी बताना है, सेल्सियस का कन्वर्जन करना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो मानव शरीर का तापमान अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 अंश सेल्सियस होता है, आपको एग्जैक्ट पता है। तो अब आपको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। तो सेल्सियस में कितना है? 37 अंश सेल्सियस। इसको कैलकुलेट करेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे 37/5 F - 32/9, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? F की वैल्यू 98.6 अंश सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में 37 अंश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अब डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब पता है ज्यादा से ज्यादा। तो प्रैक्टिस सेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीटेड एग्जाम। निम्नलिखित में से उष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। उष्मा के कुचालक कौन कौन से हैं? वायु हो गया, लकड़ी हो गया और प्लास्टिक। वायु हो गया उष्मा का कुचालक, लकड़ी हो गया और प्लास्टिक उष्मा के कुचालक हैं। इनका समूह ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र समीर का कारण है, समुद्र समीर का कारण है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? समुद्र समीर का कारण है। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। समुद्र समीर का कारण है, इसका मतलब है समीर मतलब पवन या हवा की बात करें तो समुद्र समीर का कारण है दिन के समय जो स्थल का समुद्र जल है उसकी अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दिन के समय जो समुद्र
में जल है वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली उस पर पड़ता है, जिससे वो समुद्र के जल को की अपेक्षा वो शीघ्र गर्म हो जाता है। जो स्थल का समुद्र जल है वो अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, दिन के समय समुद्र के जल का शीघ्र गर्म होना, तो यही समुद्र समीर का कारण है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है, तो समुद्र की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है। जब सूर्य चमकता है तो समुद्र उतना गर्म नहीं होता है, लेकिन स्थल गर्म हो जाता है। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म होती है। जो स्थल की वायु होती है वो अधिक गर्म होती है समुद्र की अपेक्षा। तो वायु गर्म होकर फैलती है, फैलकर हल्की हो जाती है तथा हल्की होकर ऊपर उठती है। अतः स्थल पर निम्न वायु भार तथा समुद्र पर उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे समुद्र समीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 3 परख नलियों ए, बी और सी में फिनैप्थलीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में आसुत जल 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप वह पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। जब सबसे पहले ए विलयन में फिनैप्थलीन डाला गया, जो फिनैप्थलीन में तीनों का विलयन है, यानी ए, बी और सी में तीनों परख नलियों में फिनैप्थलीन भरा हुआ है। फिर ए तंत्र में हमने जो ए विलयन लिया था फिनैप्थलीन का, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है, Cl डाला। फिर आपका सेकंड जो बी आपका फिनैप्थलीन का विलयन था, उसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाला। सी विलयन में आसुत जल डाला 2 से 3 बूंद। फिर परख नली को डालने के पश्चात इसमें हमने रंगों का प्रकार किस प्रकार देखा। जब मैंने मतलब आपने जो ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसके माध्यम से आपने जब फिनैप्थलीन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो विलयन रंगहीन था, क्योंकि वो फिनैप्थलीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाता है, तो रंगहीन था। बी में जब आपने फिनैप्थलीन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाला तो बी विलयन गुलाबी हो गया। जबकि सी विलयन फिनैप्थलीन विलयन में ही आपने 2-3 बूंद आसुत जल डाला, तब भी विलयन क्या था? रंगहीन था। तो क्या प्रेक्षण रंगों का प्राप्त हुआ? ए विलयन में रंगहीन, बी विलयन में गुलाबी और सी विलयन में रंगहीन प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन 1 बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह प्रेक्षण करेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, तो तन विलयन है उसका, उसमें जो नीला लिटमस पेपर था उसमें 1 बूंद डाला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड तन विलयन, और फिर लाल लिटमस पेपर में 1 बूंद डाला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का तन विलयन। तो क्या होता है? तो नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पेपर में 1 बूंद डाला गया डायलूट, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब लाल लिटमस पेपर पे डाला गया तो वो नीला हो जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डायलूट जब लाल लिटमस पेपर में बूंद डाली गई 1 बूंद, तो लाल लिटमस पेपर कन्वर्ट किसमें हो गया? नीले लिटमस पेपर में। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब प्रैक्टिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप प्रैक्टिकल किए होंगे अच्छे से साइंस में। ठीक है, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में 3/4 यानी 3/4, तो 4 भाग में 3 भाग क्या है? जल। 3/4 जल से भरे बीकर में 1 मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं। 1 मुट्ठी भर बगीचे की मृदा यानी मिट्टी को हम मिलाते हैं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए। तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने दें, के पश्चात प्रेक्षण करने पर हम प्राप्त करते हैं
3/4 भाग में 4 भाग में 3 भाग जल है, उसमें 1 मुट्ठी हमने क्या मृदा मिला दी। मृदा मिलाने पर कुछ देर ऐसे रख दिया, पानी को अच्छे से छड़ी से मिलाने पर छड़ से मिला दिया, मिलाने के बाद हमने रख दिया। रखने के बाद हम प्रेक्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। जब थोड़ी देर रखने के बाद हम देखते हैं तो बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली में शीर्ष की ओर क्रम है। जो बीकर की तली है उसमें शीर्ष की ओर क्रम है, सबसे मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा शीर्ष की ओर क्रम बनता चला गया है। तो किस प्रकार से व्यवस्थित है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यही राइट है तो राइट आंसर पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको बजरी के कण मिले, फिर बालू मिला, बालू के बाद मृत्तिका मिली, फिर जल मिला, फिर ह्यूमस मिला। बजरी के बाद बालू, बालू के बाद मृत्तिका, मृत्तिका के बाद जल, फिर ह्यूमस, ऐसे ही क्रम में ये व्यवस्थित हो गया। तो सबसे पहले जो बगीचे की मिट्टी को बीकर में डाल कर हिलाने पर एवं उसे कुछ देर पुनः स्थिर रखने पर तली से शीर्ष की ओर क्रमशः, तली से लेकर शीर्ष की ओर क्रमशः सबसे पहले क्या मिला, बजरी, फिर बालू, फिर मृत्तिका, फिर जल, फिर ह्यूमस की परत प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। जब किसी क्षेत्र में गेहूं चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है तो इस क्षेत्र में मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होगी, मृणमय और दोमट। कैसे होगी, मृणमय और दोमट। कैसे होगी, तो देखिए दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है, या रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होती है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। दोमट मिट्टी में गेहूं, बाजरा, जौ तथा दलहनी फसलों को पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी में गेहूं, बाजरा, जौ जैसी दलहनी जो फसलें होती है अधिक उपजाऊ बन जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है, आधा 1 घंटे वीडियो को बनाने में लगता है, प्लस उसे अपलोडिंग करने में लगता है, तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है आपके लिए, हम इतना कर रहे हैं। तो 1 लाइक और साथ ही साथ कमेंट, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सीटेड या सुपर टेट, तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तुरंत आपको सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ पूरे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मार्केट से सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको सुन के लर्न हो जाएगा। मार्केट से सॉल्व करते हैं तो कोई ये भी है कि एग्जाम आज नहीं है, कल है तो सॉल्व नहीं है, कम से कम आप सुन के आपको लर्न हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत हमारे चैनल को दोस्तों, और लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए इन तक, और शेयर भी करिए दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सुपर टेट या सीटेट प्रिपरेशन करनी है या टेट की, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कम से कम इतनी मेहनत लगती तो आप लोग रिस्पांस तो कुछ दिया करिए, कम से कम लाइक तो 1 बनता ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाती है तो इस प्रकार एक हल्की हरी परत जम जाती है या हरा पदार्थ होता है। जब कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में यानी नमी में रखी जाती है कॉपर की प्लेट, तो हल्की हरी परत जम जाती है उसके ऊपर। तो ये हरा पदार्थ क्या होता है, तो इसको बताना है। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, जब उसमें नमी के कारण जो परत जम जाती है कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, ये विलयन बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का, सॉरी जो मिश्रण बनता है वो किसका बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। वही है, तो रिएक्शन देख सकते हैं। जब हम कॉपर को नमी में मिलाते हैं, यानी नमी में ऑक्सीजन होगी और जल तो होगा ही होगा, वाष्प, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो 2Cu + CO2 + H2O + O2, तो जब मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो यही पूछा गया है किसका मिश्रण बनता है, तो कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का। जब हम कॉपर को नमी में रखते हैं तो उसमें जो परतें जमती हैं वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की जमती हैं। ठीक है, तो उसी का हरा पदार्थ होता है, वही हरा पदार्थ होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतया नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। जितने भी ऊष्मीय मान है ईंधन के, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार प्रैक्टिस सेट में आपने किया होगा सॉल्व, मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मीय मान को समानता नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मीय मान को समानतया किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जरूर वीडियो देखिए, आपका एग्जाम चाहे जब हो, लेकिन अभी आपको कंफर्म नहीं है कि 5 जुलाई को ही होगा, क्योंकि अभी तक साइड में यही शो हो रहा है seated.nic.in पे आप सर्च कर सकते हैं। अभी कोई इसका डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, कि जो पोस्टपोन का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, 5 जुलाई का बहुत ही कम समय है। टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर सकते हैं, उसमें उनका कार्यांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। टैडपोल जल में वृद्धि कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब उनका कार्यांतरण जो कार्य होता है वृद्धि करके वयस्क बनना, तभी संभव हो सकता है जब जल में पर्याप्त रूप से हो। जल में पर्याप्त रूप से क्या हो, आयोडीन हो। क्या हो, आयोडीन। तो थायराइड ग्रंथि के उचित रूप में क्रियाशील के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः कार्यांतरण हेतु टैडपोल मेढक के बच्चे में के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल की आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है, आयोडीन जल युक्त। ठीक है, तो आयोडीन होना अति आवश्यक है टैडपोल के लिए, तभी वो उचित रूप से वृद्धि करके वयस्क बन सकता है। ठीक है, बन जाएगा। आयोडीन की उचित मात्रा होनी चाहिए जल में। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मान ऊष्मीय मान अधिकतम होता है अन्य की अपेक्षा। ठीक है, संपीड़ित, अब देख लीजिए परसेंटेज में, किलोग्राम में देख लीजिए, सीएनजी का ऊष्मीय मान होता है 45.5 एमजे प्रति किलोग्राम, और पेट्रोलियम गैस का होता है ऊष्मीय मान 46.11 एमजे प्रति किलोग्राम, और पेट्रोल का ऊष्मीय मान होता है 45.8 एमजे प्रति किलोग्राम। तो सबसे ज्यादा होता है पेट्रोल का, पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, एलपीजी का सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा अन्य जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो अब देख लीजिए, अगर अन्य गैसों की बात करें, नाइट्रोजन का कितना होता है 78.08%। आपकी जो ऑक्सीजन है वायु में, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 78.08%, और आपकी ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.95, यानी टोटली 21% ऑक्सीजन है। और आपका अन्य गैसों में जैसे CH4, आर्गन, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब गैसें 1% में है सभी। कितने, 1% में। तो अन्य गैसों का मिश्रण 1% में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है, तो अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको इससे बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं, इस क्वेश्चन को सब एक एक पॉइंट अच्छे से आपको आना चाहिए, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अग्नाशय शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दूरपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। तो घर्षण बल। कौन सा होगा? घर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल होता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। ग्वाइटर नामक वृद्धि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ ठीक तरह से कार्य नहीं करेगी? थायराइड। ग्वाइटर यानी घेंगा रोग जिसे भी कहते हैं, तो ये थायराइड ग्रंथ ठीक से काम नहीं करेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ाता है को बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। ऐसा विज्ञान शिक्षक होना चाहिए जो बच्चे को समझाने योग्य होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। तो बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय क्रम अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम का उल्लेख करती है। तो ये सारे सही क्रम हैं, मतलब सारे आपके सही हैं विकल्प, लेकिन इनको क्रम से सजाना है। बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में कौन सा चरणों का सही क्रम होगा? तो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मापनी बेलन के अल्पतमांक का न्यूनतम माप को लिखिए। ये बात सही होगी, सबसे पहले नंबर पे आएगी। फिर आपका दूसरे नंबर पे आएगा, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। ये बात दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएं। फिर चौथे नंबर पे बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। तो पहले नंबर पे मापनी बेलन के पाठ्यांक अल्पतमांक को लिखिए सॉरी। दूसरे नंबर पे बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तीसरे नंबर पे बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएं और चौथा बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? कौन सा विकल्प सही होगा? देखते हैं। तो जल्दी जल्दी करिए, बोरिंग ना लगे आपको, क्योंकि आप पढ़ाई में बोर बिल्कुल ना लगे। इंटरेस्ट लेते रहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। वो भी सीटेड ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकतर लोगों को बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी बड़े होते हैं और आंसर भी बड़े होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी बड़ा ही होता है। तो भाई 30 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम आपको 40 मिनट तो देने ही देने होंगे। तो इसीलिए हम 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट लेके नहीं आते हैं। कम से कम आप 30 मिनट तो धैर्य रखिए, 40 मिनट आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा करिए। कुछ लोग तो 20 से स्किप करके चले जाते हैं कि बहुत बड़ा होगा, रहने देते हैं। तो रहने देते हैं, इसी में टाइम चला जाता है। कम से कम 30 मिनट अदर वीडियो देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसके अगर आपकी प्रिपरेशन है, आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। उस परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे ज्यादा परियोजना कम होनी चाहिए, प्रयोगशाला पद्धति पर अधिक बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? तो प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। विज्ञान में सबसे ज्यादा जरूरत है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, सबसे मुख्य अपेक्षा मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बल देना चाहिए। तो हमने बताया एनसीएफ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप अच्छे से पढ़िए। तो क्या होना चाहिए? अधिक बल देना चाहिए कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने याद किया होगा अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, 4-5 जो मैंने कराए हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। फिर से देखो रिपीट हो गया तो 1-2 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करते हैं आपके 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, प्रैक्टिस सेट से ही आ जाता है हूबहू। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कच्ची कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने में। तो जब बाहरी दुनिया से बालक को जोड़ेंगे शिक्षार्थी को, तभी वो कक्षा कच्ची अधिगम को विद्यालय के वातावरण में अच्छा और अधिक अनुशंसा वाला बनाया जा सकता है, और अधिक बल देता है विज्ञान शिक्षा इस पर, बाहरी दुनिया से जोड़ना, क्योंकि विज्ञान टोटली डिपेंड होता है बाहरी दुनिया से, पेड़ पौधे, जीव जगत, जंतु, पादप, इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। जैसे आपका संज्ञानात्मक वैधता है तो वो क्या होना चाहिए, आयु के अनुरूप, ज्यादा से ज्यादा नहीं, जिस हिसाब से आयु हो शिक्षार्थी की या बालक की उस हिसाब से उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करवाना चाहिए। तो उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, ये नहीं कि वो 2nd क्लास का बालक है उसको 5th क्लास के अनुरूप संज्ञानात्मक पाठचर्या दी जाए। तो 2nd का है तो 2nd की पाठचर्या का संज्ञानात्मक वैधता का दी जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। कक्षा 6 में पृथक्करण जो है प्रकरण को कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, जो शिक्षार्थी द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलाप को कराकर, जो शिक्षार्थी द्वारा हस्त सिद्ध हाथों द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको कराने पर ही हम पृथक्करण, जो पृथक्करण पदार्थों का पृथक्करण है उसको हम आसानी से समझा सकते हैं हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, तो रचनावाद का अर्थ क्या है, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। सॉरी, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबकत्व का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। अंजल क्या कहती हैं, कोई अंजलि लिखता है, कोई अंजलि, तो अंजलि लिखा जाता है, अंजलि कहा जाता है। ठीक है, तो निष्पादन करने के लिए कहती है। तो सबसे पहले देखें तो चारों विकल्प को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। सबसे पहले हमें लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटना चाहिए। उसके बाद तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। जो तार के सिरे हैं उनको सेल के टर्मिनल से जोड़ दीजिए आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद कील के किनारे के पास के कुछ पिन रखिए। जो कील के किनारे हैं उनके कील के किनारे के पास कुछ पिन रख दीजिए। फिर अगला ऑप्शन है विद्युत प्रभावित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ गए, सबसे पहले लोहे की कील में तांबे के तार को लपेटेंगे, उसके बाद तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे, उसके बाद कील के किनारे के पास कुछ पिन रख देंगे, फिर विद्युत प्रभावित करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये सही हो 3rd, 4th, 1st और 2nd ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लास्ट, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति का उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। तो सी ऑप्शन गलत होगा, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण गलत होगा क्योंकि गति और समय वो पढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें समय की बात नहीं कही जा रही है, तो विद्युतीय घंटी के उदाहरण की गति
ये बात गलत होगी, जबकि समय कार के अनुसार, गतिमान कार के बैठे लड़के के कार के अनुसार इसमें है। इसमें टाइम, समय और गति दोनों की बात हो रही है। मैरी गो बैठे लड़के की गति, ये इसमें भी समय और गति की बात हो रही है। बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति में भी समय और गति की बात, लेकिन विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति में का ये उदाहरण क्या होगा, गलत होगा। तो आशा है आपको कि समझ में आया होगा, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करिए सुपर टेट सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। और आपके 40 मिनट जाते हैं 30 मिनट में, तो बोरिंग ना लगे, बिल्कुल आप प्रिपरेशन करते रहिए। आप अपने आप से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। सीटेट आपका क्रैक होता है। वैसे ही नई वैकेंसी आपकी 2021 के पहले आएगी। ये 2021 में सुपर टेट हम स्टार्ट कर देंगे नई वैकेंसी का, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 69,000 से अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।